नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तहकीकात त्रिपाठी और आज से मैं अपने थ्रिलर प्रेमी दर्शकों के लिए शुरू कर रहा हूँ ब्योमकेश बख्शी की रोमांचक कहानियाँ। ब्योमकेश बख्शी की कहानियाँ प्रसिद्ध बंगाली लेखक शरदिंदु बंद्योपाध्याय द्वारा लिखी गई हैं और इस कहानी के कथावाचक अजित बनर्जी हैं। आपके लिए पेश है ब्योमकेश बख्शी की श्रृंखला की पहली कहानी सत्यान्वेषी। ब्योमकेश से मेरी पहली मुलाकात सन 1925 की वसंत ऋतु में हुई थी। मैं यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकला था। मुझे नौकरी वगैरह की कोई चिंता नहीं थी। अपना खर्च आसानी से चलाने के लिए मेरे पिता ने बैंक में एक बड़ी रकम जमा कर दी थी, जिसका ब्याज मेरे कलकत्ता में रहने के लिए पर्याप्त था। इसमें बोर्डिंग हाउस में रहना, खाना पीना आसानी से हो जाता था। इसलिए मैंने शादी वगैरह का निर्णय लिया। युवावस्था की ललक थी कि मैं साहित्य और कला के क्षेत्र में कुछ ऐसा कर दिखाऊं जो बंगाल के साहित्य में काया पलट कर सके। युवावस्था के इस दौर में बंगाल के युवाओं में ऐसी अभिलाषा का होना कोई आश्चर्य नहीं माना जाता, पर अक्सर होता है कि इस दिवास्वप्न को टूटने में ज्यादा समय नहीं लगता। जो भी हो, मैं ब्योमकेश से अपनी पहली भेंट की कहानी को ही आगे बढ़ाता हूँ। कलकत्ता को भरपूर जानने वाले भी शायद यह नहीं जानते होंगे कि कलकत्ता के केंद्र स्थल में एक ऐसा भी इलाका है जिसके एक ओर बंगालियों की अभावग्रस्त बस्ती है, दूसरी ओर एक और गंदी बस्ती और तीसरी ओर पीत वर्ग के चीनियों की कोठोरियाँ हैं। इस त्रिकोण के बीचों बीच त्रिभुजाकार जमीन का टुकड़ा है जो दिन में तो और स्थानों की तरह सामान्य दिखाई देता है, किंतु शाम होने के बाद उसकी पूरी काया पलट हो जाती है। 8 बजते बजते सभी व्यावहारिक गतिविधियां के शटर गिर जाते हैं। दुकानें बंद हो जाती हैं और रात का सन्नाटा गहराता चला जाता है। चिटपुट पान सिगरेट की दुकानों को छोड़कर सभी कुछ अंधकार में विलीन हो जाता है। सड़कें पर केवल छाया और परछाइयां यदाकदा दिखाई दे जाती हैं। यदि कोई आगंतुक इस ओर आ भी जाता है तो कोशिश करता है कि जल्द से जल्द इस इलाके को पार कर ले। मैं ऐसे इलाके के पड़ोस में स्थित बोर्डिंग हाउस में कैसे आया, यह बताने का कोई फायदा नहीं। इतना कहना काफी है कि दिन के उजाले में मुझे ऐसा किसी प्रकार का संदेह नहीं हुआ। दूसरे, मुझे मेस के ग्राउंड फ्लोर में एक बड़ा हवादार कमरा उचित किराए पर मिल रहा था, इसलिए मैंने तुरंत ले लिया। यह तो मुझे बाद में पता लगा कि उन सड़कों पर हर महीने 2-3 कटिफ्टी लाशों का मिलना आम बात है और यह कि सप्ताह में कम से कम एक बार आस पड़ोस में पुलिस का छापा पड़ना कोई विस्मय की बात नहीं है। लेकिन तब तक रहते हुए मुझे अपने कमरे से एक प्रकार का लगाव हो गया था और अब बोरिया बिस्तर लेकर कोई और जगह जाने की मेरी इच्छा नहीं थी। दिन छिपते अक्सर मैं कमरे में ही रहकर अपनी साहित्यिक गतिविधियों में तल्लीन रहता, इसलिए मुझे व्यावहारिक जगत की घटनाओं का अधिक अनुभव नहीं होता था। मेस के प्रथम तल पर कुल 15 कमरे थे। प्रत्येक में केवल एक व्यक्ति था। ये पांचों महाशय मध्य वर्ग के थे, जिनके परिवार कलकत्ता से बाहर गांव या अन्य नगरों में हैं। वे कलकत्ता में नौकरी करते थे। हर शनिवार की शाम को वे अपने घर के लिए प्रस्थान किया करते और सोमवार को अपने अपने कार्यालयों के लिए पुनः लौट आते। यह लोग एक लंबे अरसे से इस मेस में ही रहते आए थे। हाल ही में उनमें एक सज्जन नौकरी से रिटायर होकर घर चले गए, तो वह खाली कमरा मुझे मिल गया। दफ्तर से आने के बाद यह सभी सज्जन एक जगह एकत्र होकर जब ब्रिज या पोकर खेलते तो उनकी ऊंची आवाजों से मेस गूंजने लगता। अश्विनी बाबू ब्रिज में माहिर थे और उनके जोड़ीदार घनश्याम बाबू जब जब बाजी हार जाते तब हंगामा खड़ा कर देते। ठीक उसी वक्त महाराज खाने का ऐलान करता तो सब खेल की बाजी भूलकर शांति से खाने की ओर बढ़ जाते। खाने के बाद सभी अपने अपने कमरों के लिए प्रस्थान कर जाते। जैसा कि यह क्रम बिना किसी परिवर्तन के बड़े आराम से चलता रहा था। मैं भी इस जीवन क्रम का एक भाग बन गया था। मकान मालिक अनुकुल बाबू का घर भी ग्राउंड फ्लोर पर था। वे पेशे से होम्योपैथ डॉक्टर थे, व्यवहार में सीधे साधे और मिलनसार सज्जन थे। संभवतः वे भी कुंवारे थे, क्योंकि उस घर में कोई परिवार था ही नहीं।
वे किराएदारों की ज़रूरतों की देखभाल करते और दोनों समय खाने और नाश्ते का प्रबंध करते थे। ये सब वे बड़ी मुस्तैदी से पूरा करते थे। किसी तरह की कोई शिकायत की गुंजाइश नहीं थी। महीने की पहली तारीख को 25 रुपए के भुगतान के बाद महीने भर किसी को किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं रह जाती थी। डॉक्टर गरीब रोगियों में अपनी दवा के लिए काफ़ी मशहूर थे। रोज़ाना सुबह और शाम उनके कमरे के बाहर मरीजों की कतार लग जाती थी। वे अपनी दवा के लिए बहुत ही मामूली फीस लेते थे। रोगी को देखने के लिए वे बहुत कम ही जाते थे और यदि जाते भी थे तो उसकी कोई फीस नहीं लेते थे। जल्दी ही मैं भी उनका प्रशंसक बन गया। रोज़ाना लगभग 10 बजे मेस के सभी सज्जन अपने दफ्तर चले जाते थे और पूरे मेस में हम दो ही रह जाते थे। अक्सर हम लोग दोपहर का खाना एक साथ ही खाते थे और सारी दोपहर समाचार पत्रों की हेडलाइंस पर चर्चा करने में बीत जाती थी। यद्यपि डॉक्टर सीधे व्यवहार वाले व्यक्ति थे, किंतु उनमें एक विशेषता थी। उनकी आयु 40 से ज़्यादा नहीं थी और नाम के आगे कोई डिग्री वगैरह भी नहीं थी, किंतु उनका ज्ञान अपार था। किसी भी विषय में उनकी जानकारी और अपरिमित ज्ञान को देखकर मुझे कभी कभी आश्चर्य होता था और मैं चकित होकर उनकी बातें सुनता रहता था। जब मैं उनकी प्रशंसा में कुछ कहता तो शर्माकर इतना ही कहते, दिन भर करने को तो कुछ है नहीं, इसलिए घर पर ही रहकर पढ़ता रहता हूँ। मुझे सारा ज्ञान इन पुस्तकों से ही मिला है। मुझे रहते हुए कुछ महीने हो गए थे। एक दिन सुबह करीब 10 बजे मैं अनुकूल बाबू के कमरे में बैठा अखबार पढ़ रहा था। अश्विनी बाबू मुंह में पान दबाकर अपने काम पर निकल गए थे। उसके बाद घनश्याम बाबू गए। जाने से पहले उन्होंने डॉक्टर से दांतों के दर्द की दवा ली और चले गए। शेष 2 सज्जन भी समय होते होते प्रस्थान कर गए। मेज दिन भर के लिए खाली हो गया। कुछ रोगी अभी डॉक्टर के इंतजार में खड़े थे। उन्हें दवा देकर डॉक्टर ने अपना चश्मा माथे पर चढ़ाया और बोले, आज अखबार में कोई खास समाचार है क्या? हमारे पड़ोस में कल रात फिर से पुलिस ने छापा मारा है। मैंने कहा, यह तो रोजाना का किस्सा है। अनुकूल मुस्कुराकर बोले, बिल्कुल पड़ोस में मकान नंबर 36 किसी शेख अब्दुल गफूर के घर में। मैंने कहा, अच्छा, मैं जानता हूं उस व्यक्ति को, वह अक्सर इलाज के लिए मेरे पास आता है। किसी चीज के लिए छापा मारा गया है। कोकेन। ये रहा, पढ़ लीजिए। मैंने अखबार दैनिक कालकेतु उन्हें पकड़ा दिया। अनुकूल बाबू ने माथे पर अटके चश्मे को नीचे करके पढ़ना शुरू किया। गत रात पुलिस ने स्ट्रीट स्थित मकान नंबर 36 शेख अब्दुल गफूर के घर पर छापा मारा। हालांकि छापे में कोई गैरकानूनी चीज नहीं पाई गई, तथापि पुलिस को यकीन है कि इस इलाके में कोई गुप्त स्थान है जहां कोकेन का गैरकानूनी धंधा चलता है और उसकी सप्लाई आस पड़ोस तथा अन्य स्थानों में की जाती है। काफी समय से यह अनैतिक गैंग बड़ी चालाकी से इस गैरकानूनी धंधे को चला रहा है। यह शर्म और खेद की बात है कि अब तक इस गुप्त अड्डे का पर्दाफाश नहीं हो पाया है और अड्डे का नेता रहस्य में छिपा बैठा है। अनुकूल बाबू कुछ सोचने के बाद बोले, यह सही है। मुझे भी लगता है कि इस इलाके में गैरकानूनी नशीली चीजों का कोई बड़ा गुप्त वितरण केंद्र है। मुझे कभी कभी इसके चिन्ह भी दिखाई दे जाते हैं। जानते हैं कैसे? इतने मरीज जो मेरे पास आते हैं, उनमें से नशा चाहे जो भी करे, वह डॉक्टर से कोकेन का नशा नहीं छुपा सकता। लेकिन यह अब्दुल गफूर, मुझे नहीं लगता कि वह कोकेन का नशा करता है। मैं जानता भी हूं कि वह नशा करता है, पर अफीम का, और यह उसने खुद मुझे बताया है। अनुकूल बाबू, पड़ोस में इतनी हत्याएं होती हैं, क्या आप सोच सकते हैं इसकी वजह क्या हो सकती है? मैंने पूछा। इसका बहुत ही आसान स्पष्टीकरण है। जो लोग गैरकानूनी नशीली चीजों का व्यापार करते हैं, उन्हें हमेशा भय रहता है कि वे पकड़े ना जाए। इसलिए कोई भी व्यक्ति यदि उनके रहस्य को जान लेता है तो उनके पास उसे खत्म करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं रहता।
इसे ऐसे समझने की कोशिश करो। वे आगे बोले, मान लो कि कोकेन का अवैध धंधा मैं ही करता हूँ और तुम यह जान लेते हो, तो मेरे लिए तुम्हारा जिंदा रहना क्या मुझे सुरक्षा दे पाएगा? अगर तुमने पुलिस के सामने अपना मुंह खोल दिया तो सिर्फ मुझे जेल ही नहीं जाना होगा, बल्कि मेरा इतना बड़ा व्यापार भी डूब जाएगा। करोड़ों रुपए का माल जब्त हो जाएगा। क्या मैं यह सब होने दूंगा? और वे हंसने लगे। मैंने कहा, लगता है आपने अपराध मनोविज्ञान पर गहन अध्ययन किया है। हाँ, मेरी दिलचस्पी का एक विषय है, उन्होंने कहा और अंगड़ाई लेकर उठ खड़े हुए। मैं भी उठने का सोच ही रहा था कि कमरे में एक व्यक्ति ने प्रवेश किया। उसकी अवस्था लगभग 23 से 24 वर्ष होगी। देखने सुनने में वह पढ़ा लिखा नौजवान लगता था। उसका रंग साफ था, कदकाठी अच्छी थी और देखने में आकर्षक तथा बुद्धिमान प्रतीत हो रहा था। लेकिन उसे देखकर लगता था कि वह बुरे समय से गुजर रहा है। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे और बाल उलझे हुए जैसे कई दिनों से कंघी न की गई हो। उसके जूते भी गर्द से लिपटे हुए थे। उसके मुख पर आतुरता झलक रही थी। उसने मुझे देखा, फिर अनुकुल बाबू की ओर देखकर बोला, मुझे पता लगा है कि यह बोर्डिंग हाउस है। यहाँ क्या कोई रूम खाली है? हम दोनों ने उसको कुछ आश्चर्य से देखा। अनुकुल बाबू ने सिर हिलाया और कहा, नहीं। आप क्या काम करते हैं श्रीमान? वह नौजवान थोड़ा हिचकते हुए कुछ संकोच के साथ बोला, मैं कोई काम नहीं करता। नौकरी की तलाश में हूँ। नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और सिर छुपाने की जगह ढूंढ रहा हूँ, लेकिन इस अभागे शहर में एक अच्छा बोर्डिंग हाउस ढूंढना भी असंभव है। सब जगह हाउसफुल है। बुद्धिपूर्वक अनुकुल बाबू ने कहा, सीजन के बीच में कोई जगह मिल पाना मुश्किल होता है। आपका नाम क्या है श्रीमान? अतुल चंद्र मित्र। जब से मैं कलकत्ता आया हूँ, मैं नौकरी के लिए भटक रहा हूँ। जो छोटी सी रकम मैं अपने गांव से सब कुछ बेच कर लाया था, वह भी अब समाप्त होने को है। मेरे पास मात्र 25 से 30 रुपए ही बचे हैं, जो यदि मुझे दोनों वक्त खाना पड़े तो ज्यादा दिन नहीं चलेंगे। इसलिए मैं एक अच्छे मेस को ढूंढ रहा हूँ, ज्यादा दिन के लिए नहीं, बस यही कोई महीने 20 दिन के लिए। यदि मुझे दोनों वक्त खाना मिल जाए और रहने के लिए जगह, तो मैं अपने आप को संभाल लूंगा। अनुकुल बाबू ने कहा, मुझे अत्यंत दुख है अतुल बाबू, मेरे सभी कमरे लगे हुए हैं। अतुल ने एक निश्वास छोड़ते हुए कहा, तो ठीक है, क्या किया जा सकता है? मुझे जाना होगा। कोशिश करता हूं यदि पड़ोस की उड़िया बस्ती में कुछ मिल जाए। मेरी एक ही चिंता है, रात में मेरे पैसे कहीं चोरी न हो जाए। क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है क्या? पानी लाने डॉक्टर अंदर चले गए। मुझे उस निस्सहाय नौजवान पर दया आ रही थी। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद मैंने कहा, मेरा कमरा काफी बड़ा है, उसमें आसानी से 2 व्यक्ति रह सकते हैं। यदि आपको कोई आपत्ति न हो तो। अतुल उछल पड़ा और बोला, आपत्ति? क्या कह रहे हैं श्रीमान? यह तो मेरे लिए बड़ा सौभाग्य होगा। उसने तुरंत जेब से नोटों का बंडल निकाल लिया और बोला, मुझे कितना देना होगा, आप बताइए। आपकी बड़ी दया होगी यदि आप मेरा किराया पहले ही जमा कर लें। उसकी आतुरता देखकर मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, सब ठीक है, आप किराया बाद में दे सकते हैं, कोई जल्दी नहीं है। अनुकुल बाबू पानी लेकर आ गए तो मैंने उनसे कहा, यह नौजवान परेशानी में है, यहाँ फिलहाल मेरे साथ रह सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, यहीं पर समाप्त होता है ब्योमकेश बख्शी सत्यान्वेषी कहानी का पहला भाग। आगे के भाग के लिए जुड़े रहिए।